गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में बताया था आपको कि प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। प्रोनाउन के हमने 7 टाइप बताए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट प्रोनाउन, इंडेफिनेट जो प्रोनाउन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है और इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी भी वाक्य में इधर के साथ और नीदर के साथ अगर नोर नहीं हो तब ऐसे वाक्यों में इधर और नीदर दोनों कंजंक्शन नहीं प्रोनाउन होंगे। तो इसके लिए जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे यू आर फ्री टू डू इधर बट no one has given you authority to indulge in neither। इसके अंदर हमने क्या बताया, इधर और नीदर के साथ, इधर के साथ और नीदर के साथ यदि नोर सेंटेंस के अंदर नहीं आता है तो वो वहां पे कंजंक्शन का नहीं प्रोनाउन का कार्य करेंगे। तो इसमें इधर के साथ और नीदर के साथ नोर नहीं है तो ये यहाँ पे प्रोनाउन होंगे, नॉट कंजंक्शन। अगला पॉइंट क्या आता है, वन, वन। यदि किसी भी सेंटेंस का, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो और यदि इस वाक्य में ही और शी हो, तब यदि वन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पे हम वन करते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें ही और शी जहां पे भी आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया है, जैसे ही और शी का यूज सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी होगा तो उसमें हम बार बार ही और शी का यूज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर हम वन का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि फिर से यदि सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी ही या शी आते हैं तो ऐसे वाक्यों में हम दूसरी जगह पे जहां पे ही और शी आते हैं वहां पे वन का प्रयोग करेंगे, तो वो वन उन्हें या उसे का बोध कराएगा सेंटेंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग विच one desired to do in one's life। तो इसके अंदर वन मस्ट ऑलवेज ट्राई टू विच वन। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ही करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग और यहाँ पे हिज करते हैं और यहाँ पे वन से सेंटेंस स्टार्ट है, तो इसमें हम क्या है कि ही और सी के स्थान पर हम वन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वन डिजायर, यहाँ पे वंस लाइफ, किसी एक की लाइफ, वंस लाइफ। तो ऐसे हमें ही और सी के स्थान पर वन का यूज करना है। ही और सी के स्थान पर वन और वंस यानी इन्हीं का यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट है, यदि किसी भी सेंटेंस के अंदर वन, एनी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नोन, नो वन, नोबडी, नथिंग, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, लिटल, अनदर, नेक्स्ट, ईदर, नीदर, इनफ, सफिशिएंट, अदर, मच, ईच वन। यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो, यदि ये इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है ये यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तब ऐसे वाक्यों में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो इसमें क्या है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा यदि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है।
जैसे एवरीबडी इन दिस क्लास हैज सॉल्व द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एवरीबडी, अगर एवरीबडी, ये जो हमने इंडेफिनेट जो प्रोनाउन बताया है, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है, अगर ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हम एवरीबडी के अकॉर्डिंग हैज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, मैनी, प्लेंटी और सेवरल। मैनी, प्लेंटी और सेवरल, बोथ, ऑल, अदर, यदि किसी का सब्जेक्ट हो तब वाक्य का वर्ब प्लूरल होगा। यदि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से वर्ड, मैनी, प्लेंटी, सेवरल, बोथ, ऑल और अदर्स, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसमें वर्ब प्लूरल होगा। जैसे सेवरल ट्रीज in the orchard are being cut down for wood। तो इसमें क्या, सेवरल ट्रीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब प्लूरल लेंगे। ये जो वर्ड हमने आपको बताया है, यदि ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं तो इनमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। एक अलग बात इसके अंदर है, क्या है कि सेवरल के स्थान पर मैनी का प्रयोग हो सकता है। सेवरल जो है यहाँ पे मैनी का प्रयोग हो सकता है, किंतु प्लेंटी तथा प्लूरल जो नाउन है उनके बीच में ऑफ दी का होना जरूरी है। मैनी और प्लेंटी जो भी सेंटेंस आएंगे उनके बीच में ऑफ और दी का होना कंपलसरी होगा। तो जैसे ये हमने फोर्थ पॉइंट बताया आपको। फिफ्थ पॉइंट, इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे द लेक्चर हैज extracted plenty of the on entrails from the carcass of the dead animal। तो इसमें क्या बताया, प्लेंटी ऑफ, सेवरल के स्थान पर मैनी का प्रयोग हो सकता है, किंतु प्लेंटी तथा जो प्लूरल जो नाउन है, प्लूरल नाउन एनिमल्स, प्लूरल नाउन के बीच में ऑफ और दी का होना जरूरी है। यहाँ पे ऑफ और दी, तो इनका यहाँ पे आना, यहाँ पे जैसे प्लेंटी के बाद ऑफ और दी का यहाँ पे आना, और यहाँ पे प्लूरल जो नाउन है इनके बीच में ऑफ और दी का होना कंपलसरी होगा। इसके अंदर ये पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्स पॉइंट क्या आता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है यदि वाक्य में किसी नाउन के पहले हो, इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है यदि वाक्य में किसी भी प्रोनाउन के पहले हो तब वे इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनदर, अनदर charismatics show by the same director
director is to follow next month। अब इसमें क्या बताया कि इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है यदि वाक्य में किसी नाउन के पहले आता है तो यहाँ पे ये नाउन हो गया इसका। तो अगर ये किसी भी नाउन के पहले आता है तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि तो वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब ये यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा इसका, न कि इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएगा। अब ये यहाँ पे इंडेफिनेट एडजेक्टिव होगा। तो ऐसे बताया गया है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन यदि वाक्य में किसी नाउन के पहले आता है, जैसे करेक्टमेट नाउन है, यदि इससे पहले इंडेफिनेट प्रोनाउन आता है तो वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएगा, न कि इंडेफिनेट प्रोनाउन। अगला पॉइंट क्या आता है, मैनी के ठीक बाद। मैनी के ठीक बाद यदि ए और एन हो तब वाक्य का वर्ब सिंगुलर होगा। मैनी के बाद यदि ए और एन आता है सेंटेंस के अंदर तो वहां पे सेंटेंस का जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनी एन एलिफेंट, मैनी एन एलिफेंट इन जू हैज गॉट इट्स फोल्डर। तो यहाँ पे मैनी के बाद ए और एन का आना कंपलसरी होगा। मैनी के ठीक बाद यदि ए और एन है तो वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो इसमें वर्ब यहाँ जू के बाद यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब जो आया है वो है सिंगुलर है। अगला पॉइंट क्या आता है, और इसमें ए और एन के बाद क्या होता है कि जो सिंगुलर ए और एन के बाद जो भी है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा। काउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ एलिफेंट काउंटेबल नाउन के अंदर, जैसे एन एलिफेंट तो किसी एक हाथी के बारे में बताया गया है तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन हुआ, ये किसी एक हाथी का जिक्र है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर। अगला पॉइंट क्या आता है, यदि कोई भी क्लॉज या वाक्य ईच ऑफ, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ द्वारा शुरू हो तब क्लॉज या वाक्य का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इसके अंदर क्या है, इसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ईच ऑफ, ईच वन, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो। तो इसका एग्जांपल जैसे हम आपको देते हैं, वन ऑफ द वैली इन द विलेज was destroyed by hailstorm। तो इसमें क्या बताया, वन ऑफ, तो इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो विलेज के साथ हम वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि ईच वन, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ से यदि कोई भी क्लोज या वाक्य स्टार्ट हो तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अगला पॉइंट क्या आता है, यदि कोई भी क्लोज या वाक्य ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ में ऑफ पीपी का अंतिम शब्द हो, उसमें क्या है प्रीपोजिशनल जो फ्रेज आती है सेंटेंस के अंदर, यदि उसका अंतिम शब्द होता है, लास्ट वर्ड होता है तो यह प्लूरल प्रोनाउन हो तब वाक्य का वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। यदि उसके अंदर ये प्लूरल प्रोनाउन आता है तो वाक्य का जो वर्ब होगा वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल ऑफ द न्यूज गिवन बाय द पर्सन वाज इन
एक्यूरेट वाज इन। अगर यहाँ पे सिंगुलर आता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब करेंगे। यदि प्लूरल नाउन है तब वाक्य में वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बताया, यदि इससे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑल ऑफ से, तो इसके अंदर वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगा। अगला पॉइंट क्या आता है, 10.9 पॉइंट हमने आपको बताया। 10 पॉइंट क्या आता है, यदि किसी भी सेंटेंस में ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ के ठीक बाद हमेशा दी का प्रयोग होगा। ऑल ऑफ, किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, सम ऑफ, मस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ के ठीक बाद हमेशा दी का प्रयोग होगा। दी जो आर्टिकल है उसका प्रयोग होगा। किंतु ए प्लेंटी, ए ग्रेट डील ऑफ के ठीक बाद दी का प्रयोग नहीं होगा। दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ए ग्रेट deal of the dirty water has been flushed out of the drain। तो इसमें क्या, ए ग्रेट डील ऑफ, इसके बाद क्या बताया गया है कि हमेशा दी का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे यदि ए प्लेंटी तथा ए ग्रेट डील ऑफ के बाद ठीक का दी का प्रयोग नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हम ए ग्रेट डील ऑफ, इसमें हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ए ग्रेट डील ऑफ डर्टी वाटर, अगर यहाँ पे ऑल ऑफ वाटर, फिर हम दी का प्रयोग करेंगे ऑल ऑफ दी वाटर। अगर यहाँ पे हम ऑल ऑफ करते हैं, ऑल ऑफ करते हैं, तब हम यहाँ पे दी का प्रयोग करते हैं। यदि ए ग्रेट डील ऑफ आता है तो यहाँ पे हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। अगला पॉइंट क्या है, 11th जो पॉइंट है वो क्या है, बोथ द्वारा यदि कोई भी क्लोज या वाक्य शुरू हो और यदि बोथ इस वाक्य में दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा हो, दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो, तब दोनों के बीच में दो सब्जेक्ट जो हैं सेंटेंस के अंदर अगर दोनों को जोड़ रहा हो, तब दोनों के बीच में एज वेल एज के स्थान पर हम सिर्फ एंड का प्रयोग करेंगे। सिर्फ दोनों के बीच में एंड का प्रयोग करेंगे, एज वेल एज। अगर किसी भी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तब उनके बीच में हम एज वेल एज का यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में हम एज वेल एज का यूज न करके हम एंड का यूज करेंगे। एंड का प्रयोग होगा और बोथ के साथ हमेशा, यदि बोथ से यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है तो अगर उसमें दो सब्जेक्ट हैं तो उन दोनों के बीच में हम एंड का ही प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, इसके अंदर वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि इसमें यदि दो सब्जेक्ट आते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर और बोथ के द्वारा सेंटेंस स्टार्ट है तो दोनों के बीच में एंड का प्रयोग होगा और वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। जैसे बोथ राम एंड श्याम आर planning to submit their assignment। अब इन दोनों के बीच में हम एज वेल एज का यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे बोथ नहीं आता है, अगर बोथ को हटा देते हैं फिर राम एज वेल एज श्याम कर सकते हैं हम।
लेकिन यदि बोथ को स्टार्ट में रखते हैं तो हम दोनों के बीच में, राम और श्याम के बीच में एंड का यूज करेंगे। यदि बोथ को हटा देते हैं यहाँ से तो राम एज वेल एज श्याम, तब हम दोनों के बीच में एज वेल एज का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या है, सच के द्वारा, यानी सच के द्वारा यदि कोई क्लोज या वाक्य शुरू हो, सच के द्वारा यदि कोई भी क्लोज या सेंटेंस स्टार्ट होता है तब वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या है, हमेशा वर्ब के बाद होता है। उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट जो भी लेगा वो हमें, जो सेंटेंस की जो मेन वर्ब है उसके बाद होता है, तथा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद ही होगा। अगला पॉइंट और क्या है, सच के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस शुरू हो तब वर्ब के बाद जो पहला एपी पीपी कंजंक्शन कॉमा हो, उसके ठीक पहले वाला एक जो शब्द है वो सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सच was the honesty that everyone was quite impressed, तो इसमें क्या होता है, सच के द्वारा यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है और मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस की, उसके तुरंत बाद जो भी सेंटेंस होगा, वो जो भी वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का। तो इसमें मेन वर्ब वॉज हुई, तो इसके बाद ऑनेस्टी के बाद दैट कंजंक्शन, जहां से भी पहला कंजंक्शन पीपी एपी फुल स्टॉप या कोमा कहीं पे भी आता है, उससे पहले जो शब्द है या कोई भी कंजंक्शन है, उससे पहले वाला, ठीक पहले वाला एक जो शब्द होगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो इसमें ऑनेस्टी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे मेन वर्ब के ठीक बाद और कंजंक्शन से पहले जो भी सेंटेंस सब वर्ड होगा सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट होगा। ये हमने इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट जो टाइप है प्रोनाउन का उसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।